स्टूडेंट्स, मैं हूं एडवोकेट ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी और मैं आप सब लोगों का जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि आज की इस क्लास में हम लोग एफआईआर रजिस्ट्रेशन के लिए पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज के समक्ष दिए जाने वाले एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस की तरह इस क्लास में भी हम लोग ड्राफ्ट को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू आप सब लोगों के लिए लेकर आया है प्रतिभा 2.0 बैच, जो प्रतिभा 1.0 बैच की तरह ही लीगल ड्राफ्टिंग, एडवोकेसी, एथिक्स और लीगल रिसर्च को टारगेट करता है। ये बैच लॉ स्टूडेंट्स, यंग एडवोकेट्स और जुडिशरी एस्पिरेंट्स सभी के लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही यूजफुल है। आप सब लोग इस बैच को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। ड्राफ्टिंग के बारे में विस्तार से पढ़ने से पहले यह बहुत जरूरी है कि जो रेलेवेंट स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं हम उनको बहुत ही ब्रीफली एक बार रेफर कर लें, डिस्कस कर लें। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन, या फिर यह कहें कि द पेरेंट प्रोविजन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर is section 173 of BNSS. section 173 of BNSS जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का section 173 है, that corresponds with section 154 of Code of Criminal Procedure 1973. तो आइए section 173 ये जो प्रोविजन है BNSS का, इसके हम रेलिवेंट पार्ट्स को एक बार बहुत ही ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। section 173 subsection 1 provides that every information relating to the commission of a cognizable offense. Every information relating to the commission of a cognizable offense may be given orally or by electronic communication to an officer in charge of a police station. And if given orally, it shall be reduced to writing by him, that means by the officer in charge of police station or under his direction, and be read over to the informant, and every such information, whether given in writing or reduced to writing as aforesaid, shall be signed by the person giving it. तो ये जो प्रोविजन है सेक्शन 173 सब सेक्शन 1 का, आइए इस प्रोविजन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम बहुत ही ब्रीफली एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि एफआईआर ऑलवेज रिलेट्स टू द कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। एफआईआर रजिस्टर किया जा सकता है किस संबंध में? सिर्फ और सिर्फ कमीशन ऑफ अ कॉग्निजेबल ऑफेंस के संबंध में ही एफआईआर रजिस्टर किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि एफआईआर सेक्शन 173 के अंतर्गत किसके समक्ष रजिस्टर किया जा सकता है? ओनली बिफोर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? जो जैसा कि मैंने भी बताया कि एफआईआर अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 173 हैज ऑलवेज टू बी रजिस्टर्ड, इज रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड ओनली बिफोर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। और जो ऑफिसर इन चार्ज है वो क्या करेगा? या तो वो खुद या फिर उसके डायरेक्शन में कोई दूसरा पुलिस ऑफिसर उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे एफआईआर रजिस्टर करेगा। अब जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि एफआईआर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है उसका फॉर्म क्या होगा? व्हाट शैल बी द फॉर्म ऑफ सच इंफॉर्मेशन? तो इट कैन आइदर बी इन ओरल फॉर्म, इट कैन द इंफॉर्मेशन आइदर बी गिवन orally, or it can either be given by electronic communication, or it can also be given in writing. So what shall be the form of such information? ये oral form में भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, और इट कैन ऑल्सो बी इन राइटिंग। तो आज के इस क्लास में हम लोग उस एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग के बारे में पढ़ेंगे जो रिटन इंफॉर्मेशन देता है रिगार्डिंग कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, और उस रिटन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे विच एप्लीकेशन सीक्स रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। और ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन टू एसएचओ फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर अंडर द प्रोविजंस ऑफ
सेक्शन 173 सब सेक्शन 1। तो ये जो एप्लीकेशन है उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसकी ड्राफ्टिंग में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको ध्यान में रखा जाना बहुत ही आवश्यक है। आइए पहले हम उन पॉइंट्स को एक बार बहुत ही ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ड्राफ्ट को, जैसा कि मैंने भी बताया, इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में डिस्कस करेंगे। तो पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ दिस एप्लीकेशन वो है एड्रेसिंग द अथॉरिटी प्रॉपरली, यानी कि वो जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी कौन है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, तो उसको प्रॉपरली एड्रेस किया जाए, ये बहुत जरूरी है। दिस इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एप्लीकेशन। तो या इसलिए उस अथॉरिटी को प्रॉपरली एड्रेस करना बहुत ही जरूरी है। तो कैसे किया जा सकता है, टू द ऑफिसर इंचार्ज लिखा जा सकता है, या फिर टू द स्टेशन हाउस ऑफिसर, ये भी ऐसे भी लिखा जा सकता है, एंड फॉलोड बाय द नेम ऑफ द पुलिस स्टेशन एंड द डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरीके से हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि वो जो अथॉरिटी है उसको हम प्रॉपरली एड्रेस करें। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एक सब्जेक्ट जरूर ही होना चाहिए इस एप्लीकेशन में इन द वेरी बिगिनिंग। और सब्जेक्ट मस्ट बी वेरी क्लियर, इट मस्ट नॉट बी वेग, इट मस्ट नॉट बी एम्बिगुअस, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए कि किस लिए ये एप्लीकेशन फाइल किया जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से सब्जेक्ट में मेंशन किया जा सकता है कि एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, या फिर इसको थोड़ा एक्सपैंड भी किया जा सकता है। तो जो जिस तरीके से भी आप सब्जेक्ट ऐड करें, ये इंश्योर किया जाए कि ये जो सब्जेक्ट है इट मस्ट बी क्लियर, इट मस्ट नॉट बी वेग और एम्बिगुअस। उसके बाद एप्लीकेंट की उतनी डिटेल्स जरूर ही देनी चाहिए जिससे वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाए, जिससे उसकी आइडेंटिटी प्रूफ हो जाए। तो क्या दिया जाना चाहिए एप्लीकेंट की आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए, उसका फुल नेम, पेरेंटेज, एज, कंप्लीट रेजिडेंशियल एड्रेस, पुलिस स्टेशन एंड डिस्ट्रिक्ट। तो इतनी डिटेल्स देने से एप्लीकेंट की आइडेंटिटी जो है दैट शैल बी प्रूव्ड क्लियरली। तो एप्लीकेंट की आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए क्या क्या डिटेल्स दी जानी चाहिए, अब फुल नेम ऑफ द एप्लीकेंट, पेरेंटेज ऑफ द एप्लीकेंट, his age, his complete residential address along with police station and district। उसके साथ साथ अक्सर ऐसा होता है कि जो एफआईआर करता है वो पीड़ित व्यक्ति होता है, तो इसलिए वो जो उसको ग्रीवांस है उसको बताते हुए इट इज ऑल्सो एडवाइजेबल दैट इट शुड बी मेंशन्ड दैट द एप्लीकेंट इज अ पीस लविंग एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन। तो ये एक स्पेसिफिक एवरमेंट भी किया जाना एडवाइजेबल है, या फिर ये है कि जरूरी है। उसके बाद जो इंसिडेंट हुआ है उसकी डिटेल्स भी देना बहुत जरूरी है, वही दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस एप्लीकेशन। तो उतनी सारी डिटेल्स देनी चाहिए जिससे कि इंसिडेंट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो क्या डिटेल्स हो सकती हैं, डिटेल्स ऑफ द डेट, डिटेल्स ऑफ द टाइम, प्लेस ऑफ इंसिडेंट, कहाँ कब वो इंसिडेंट हुआ था, कैसे वो इंसिडेंट हुआ था। जितने प्रिसीजन से ये सारी डिटेल्स दी जाएंगी उतना इफेक्टिव ये एप्लीकेशन होगा। उसके बाद अक्यूज्ड की उतनी डिटेल्स दी जानी चाहिए जिससे कि वो इजीली आइडेंटिफाई हो जाए, जैसे कि उसका फुल नेम, पेरेंटेज, उसका एज, उसका एड्रेस अलॉन्ग विथ पुलिस स्टेशन, नेम ऑफ द पुलिस स्टेशन एंड डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद जो है अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ध्यान में रखने योग्य है, वो है कि द फैक्ट्स ऑफ द इंसिडेंट मस्ट बी नरेटेड क्लियरली एंड ब्रीफली। बहुत लेंदी भी नहीं होना चाहिए एप्लीकेशन को, तो आपको यू हैव टू बी वेरी क्रिस्प, यू हैव टू बी वेरी ब्रीफ, और साथ ही साथ क्लैरिटी भी होनी चाहिए और ब्रेविटी भी होनी चाहिए। ब्रेविटी एंड क्लैरिटी आर द टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर क्रूशियल। आप ये कह सकते हैं कि ब्रेविटी और क्लैरिटी बहुत ही जरूरी है एक इफेक्टिव एप्लीकेशन की ड्राफ्टिंग के लिए। तो अब इसमें ये कैसे अचीव किया जा सकता है, अगर फिजिबल है तो द इंसिडेंट
should be described in chronological order. ये बेहतर है कि इंसिडेंट को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में डिस्क्राइब किया जाए, इंसिडेंट का डिस्क्रिप्शन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिया जाए. उसके बाद कैसे हुआ वो इंसिडेंट, कैसे हुआ, हाउ डिड दैट इंसिडेंट ऑकर, कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे, ये सारी चीज़ें भी, ये सारी डिटेल्स भी दिया जाना आवश्यक है. अगर कोई डैमेज हुआ है, कोई इंजरी हुई है या फिर किसी को कोई थ्रेट कॉज हुआ है तो उसके रिगार्डिंग भी डिटेल दिया जाना चाहिए. इन चीज़ों को भी डिस्क्राइब किया जाना चाहिए, इन चीज़ों के रिगार्डिंग भी डिस्क्रिप्शन देना आवश्यक है. उसके बाद अगर कोई एविडेंस है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एटसेट्रा, कोई वीडियो है तो वो अटैच किया जाना चाहिए. अगर लीगल प्रोविजंस पता है तो उन लीगल प्रोविजंस को साइट किया जाना चाहिए. और उसके बाद एक स्पेसिफिक प्रेयर होना चाहिए, स्पेसिफिक प्रेयर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर एंड इनिशिएशन ऑफ लीगल एक्शन. उसके बाद जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि द एप्लीकेशन मस्ट बी साइंड बाय द इंफॉर्मेंट. जो इंफॉर्मेशन दे रहा है ये बहुत जरूरी है कि वो व्यक्ति, वो जो व्यक्ति है, जो इंफॉर्मेंट है, वो उसको साइन करे अलॉन्ग विथ डेट एंड प्लेस और अपना कॉन्टैक्ट नंबर, और अगर कोई अदर कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं तो वो मेंशन कर दे. तो इस एप्लीकेशन का साइन किया जाना बहुत ही जरूरी है और सिग्नेचर के साथ डेट और प्लेस का भी मेंशन किया जाना बहुत जरूरी है. और साथ ही साथ ये भी एडवाइजेबल है कि जो इंफॉर्मेंट है वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे या फिर अदर कॉन्टैक्ट डिटेल वो भी दे दे. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि वैसे तो ये एप्लीकेशन कोई भी ड्राफ्ट कर सकता है, बट इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल दैट दिस एप्लीकेशन शुड बी ड्राफ्टेड ओनली बाय एन एडवोकेट. क्यों? वैसे तो ये एप्लीकेशन कोई भी ड्राफ्ट कर सकता है, लेकिन एडवोकेट अगर इस एप्लीकेशन को ड्राफ्ट करेगा तो सिंस ही इज द लीगल एक्सपर्ट, वो लीगल एक्सपर्ट है, उसको लीगल प्रोविजंस की जानकारी ज्यादा है, उसने उसी विधा में पढ़ाई की है, तो इसलिए उसका जो एप्लीकेशन होगा दैट वुड इंश्योर लीगल प्रिसीजन. लीगल प्रिसीजन कैसे होगा? क्योंकि वो करेक्ट टर्मिनोलॉजी को यूज करेगा, रेलेवेंट सेक्शंस को साइट करेगा. अगर कोई कीवर्ड है सेक्शन में, जो सेक्शन अप्लाई होता है, तो उसके कीवर्ड्स का यूज किया जाना अगर उसको जरूरी लग रहा है तो उनको यूज करेगा. तो एम्बिगाइटी नहीं होगी अगर ये एप्लीकेशन एडवोकेट ड्राफ्ट करता है, और एम्बिगाइटी नहीं होगी, वो जो एप्लीकेशन है वो अनक्लियर नहीं होगा. और इस वजह से जो है देयर शैल बी नो रिफ्यूजल और डिले इन एफआईआर रजिस्ट्रेशन. तो अगर ये एप्लीकेशन एक एडवोकेट ड्राफ्ट करेगा तो चूंकि उसकी ड्राफ्टिंग की वजह से देयर शैल बी प्रेसिजन इन द एप्लीकेशन, तो दैट प्रेसिजन, दैट क्लैरिटी वुड इंश्योर स्पीडी रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर. और लॉयर क्या करता है, जो एडवोकेट होता है वो क्या करता है कि फैक्ट्स को भी इस तरीके से वो प्रेजेंट करता है, स्ट्रेटेजिकली प्रेजेंट करता है कि उससे अर्जेंसी पता चलती है कि नहीं इस मैटर में एफआईआर का रजिस्टर किया जाना, एफआईआर का लॉन्च किया जाना बहुत ही जरूरी है. तो इसलिए भी एडवोकेट के माध्यम से इस एप्लीकेशन को ड्राफ्ट किया जाना आवश्यक है. तो आइए अब हम इस ड्राफ्ट को डिस्कस करते हैं, इस एप्लीकेशन के ड्राफ्ट को डिस्कस करते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में. तो इंग्लिश में जैसा कि मैंने अभी बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि प्रॉपरली हम एड्रेस करें अथॉरिटी को. तो हम कुछ इस प्रकार इंग्लिश के ड्राफ्ट में इस प्रकार एड्रेस किया जा सकता है कि टू द ऑफिसर इन चार्ज, उसके बाद नेम ऑफ द पुलिस स्टेशन, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड नेम ऑफ द स्टेट. तो पहला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने वी हैव मेट द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका इंक्लूड किया जाना जरूरी था, दैट हैज बीन इंक्लूडेड, कि हमने वी हैव एड्रेस्ड द अथॉरिटी प्रॉपरली. उसके बाद सब्जेक्ट में हमने ये बहुत ही छोटा सब्जेक्ट रखा, क्लियर सब्जेक्ट रखा, सब्जेक्ट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. अब उसके बाद ये
हम एप्लीकेशन शुरू करेंगे along with salutation, तो कुछ इस तरीके से हो सकता है कि रिस्पेक्टेड सर और मैम, उसके बाद जो है बॉडी ऑफ द एप्लीकेशन वुड स्टार्ट। तो कुछ इस तरीके से जो है एप्लीकेशन को शुरू किया जा सकता है कि विथ ड्यू रिस्पेक्ट इट इज सबमिटेड दैट द एप्लीकेंट, और एप्लीकेंट के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो भी डिटेल्स अभी हमने डिस्कस की वो देना जरूरी है। तो एप्लीकेंट का नाम, उसका पेरेंटेज, उसका एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस along with police station and district. So that the applicant named so and so, son of so and so, resident of such and such address, along with name of police station and name of the district, is a peace loving and law abiding citizen of India. It is further submitted that the applicant wishes to lodge an FIR in relation to a serious incident that occurred on such and such date. तो हमने वहां डेट मेंशन कर दी इंसिडेंट की, एट अराउंड सच एंड सच टाइम एट हिज रेजिडेंस। तो हमने यहाँ क्या किया, प्लेस मेंशन कर दिया कि उसके रेजिडेंस पे हुआ, समय भी बता दिया कि इस समय हुआ, और किस डेट को हुआ हमने ये भी बता दिया। तो आइए इस पार्ट को अब हम हिंदी में भी देख लें एक बार। तो हिंदी में जो एड्रेस कुछ इस तरीके से किया जा सकता है, सेवा में थाना प्रभारी, सेवा में थाना प्रभारी महोदय, उसके बाद थाने का नाम, जनपद का नाम और राज्य का नाम। तो इस तरीके से हमने प्रॉपरली एड्रेस कर दिया अथॉरिटी को। उसके बाद विषय, तो प्रथम सूचना रिपोर्ट, और प्रथम सूचना रिपोर्ट को हम हिंदी में प्राथमिकी भी कहते हैं। प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा प्राथमिकी, आप चाहें तो उसको ब्रैकेट में FIR भी लिख सकते हैं इंग्लिश में। तो प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु आवेदन, तो ये विषय हो गया। उसके बाद जैसे हमने इंग्लिश में सैल्यूटेशन के साथ हमने शुरू किया था इस एप्लीकेशन को, वैसे ही हम हिंदी में शुरू करेंगे, हिंदी के सैल्यूटेशन के साथ कि महोदय या महोदया, सादर निवेदन है कि आवेदक, और उसके बाद आवेदक का नाम, उसका पेरेंटेज, उसके निवास स्थान का पूरा पता, थाने का नाम और जनपद, थाने के नाम और जनपद के नाम सहित। तो यह सादर निवेदन है कि आवेदक और आवेदक का नाम, उसका पेरेंटेज, उसका रेजिडेंशियल एड्रेस, पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट के नाम के साथ मेंशन करते हुए लिखना है कि सादर निवेदन है कि आवेदक एक शांतिप्रिय एवं विधि अनुयायी व्यक्ति है। वो जो है ही इज अ पीस लविंग एंड लॉ अबाइडिंग सिटीजन। तो आप इस तरीके से इसको फ्रेज कर सकते हैं हिंदी में। यह भी निवेदन है कि आवेदक इस दिनांक को, जहां पे घटना की तिथि लिखी जाएगी, लगभग इस समय, तो हमने घटना की तिथि लिख दी, किस डेट को हुआ, समय लिख दिया, अपने निवास स्थान पर, तो प्लेस भी हमने मेंशन कर दिया, तो उस घटना का स्थान बता दिया, समय बता दिया और तिथि भी बता दी। तो यह भी निवेदन है कि आवेदक इस दिनांक को लगभग इस समय अपने निवास स्थान पर घटित एक गंभीर घटना के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराना चाहता है। तो हमने इस तरीके से एप्लीकेशन की शुरुआत कर दी और ये हमने हिंदी का ड्राफ्ट देखा। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी इंग्लिश के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। तो उसके बाद जैसा हमने एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दिया एप्लीकेंट का, उसके बाद किस संबंध में, किस चीज़ के रिगार्डिंग, किस घटना के रिगार्डिंग वो एप्लीकेंट जो है वो इन्फॉर्मेंट कहिए या फिर एप्लीकेंट कहिए, वो एप्लीकेंट जो है वो FIR रजिस्टर कराना चाहता है, उस घटना की डेट, उस घटना का टाइम और उस घटना का प्लेस बताते हुए हमने एक स्टेटमेंट लिख दिया। अब इंग्लिश में आगे कैसे कंटिन्यू करेंगे। अब हम ये बताएंगे कि ऑन द अबव से डेट एंड टाइम मिस्टर सो एंड सो, जो कि नेम मतलब कि नेम ऑफ द अक्यूज्ड, मिस्टर सो एंड सो, सन ऑफ सो एंड सो, रेजिडेंट ऑफ सच एंड सच प्लेस, और उसका पूरा एड्रेस देंगे जैसा कि हमने एप्लीकेंट के संबंध में दिया था, अलॉन्ग विथ नेम ऑफ द पुलिस स्टेशन एंड डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। तो हमने अब जो है अक्यूज्ड की सारी डिटेल्स, उतनी डिटेल्स देंगे जिससे अक्यूज्ड आइडेंटिफाई हो जाए कि ऑन द अबव सेड डेट एंड टाइम मिस्टर सो एंड सो, नेम ऑफ द अक्यूज्ड अलॉन्ग विथ हिज पेरेंटेज,
age and complete residential address, and residential address would contain the name of the police station, name of the district and name of the state. So on the above said date, Mr. So and so, son of so and so, resident of such and such address, unlawfully entered the residential premises of the applicant. अब जो घटना हुई है उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देना है, किस तरीके से हुई है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर इस घटना का डिस्क्रिप्शन दे दिया जाए तो बहुत बेहतर है। तो अनलॉफुली उसने क्या किया, क्या एलिगेशन है ये इन्फॉर्मेंट का अक्यूज्ड के अगेंस्ट, कि दैट द पर्सन कंसर्न्ड या or that the accused entered the residential premises of the applicant without his permission and forcibly opened the front gate of the residential premises and damaged several items therein, including the flower pots, garden bench and the glass panel of the main door. His actions were aggressive and deliberate. तो उसके एक्शन से क्या पता लगा, उसके एक्शन से क्या हानि हुई, ये बता दिया बहुत ही ब्रीफली, बहुत ही क्लियरली। आगे इसी को कंटिन्यू भी किया जा सकता है कि भाई जाहिर सी बात है, अगर किसी के प्रेमाइस में कोई ऐसा घुस जाएगा, कोई ऐसे आप ये समझिए कि कोई ट्रेसपास कर लेगा और ऐसे तोड़फोड़ करेगा, तो जाहिर सी बात है कि जो उस प्रेमाइस की पोजीशन में है वो पूछेगा। तो एक नेचुरल क्वेश्चन आता है कि इसके बाद इन्फॉर्मेंट ने क्या कोई स्टेप लिया, क्या कुछ पूछा। तो इसीलिए इस इंसिडेंट के बाद जब ऐसी घटना कारित की अभियुक्त ने, तो उसके बाद इन्फॉर्मेंट ने क्या किया, आवेदक ने क्या किया, सूचनाकर्ता ने क्या किया, यह भी एक नेचुरल क्वेश्चन हो जाता है जिसका आंसर इस आवेदन में होना चाहिए, जिस संबंध में आवेदक को सूचना देनी चाहिए। तो इसीलिए ये अगला पैराग्राफ कुछ इस तरीके से हो सकता है कि अपॉन बीइंग आस्क्ड मिस्टर सो एंड सो, यानी कि नेम ऑफ द अक्यूज मेंशन करते हुए, इश्यूड अ डायरेक्ट थ्रेट स्टेटिंग that he would repeat such acts of vandalism and cause further harm to the property of the applicant if the applicant did not withdraw the civil suit for permanent injunction currently pending against him in the court of such and such court. यहाँ पे हम कोर्ट का नाम लिख देंगे, पूरा मतलब कोर्ट की डिटेल लिख देंगे, कौन सी कोर्ट है, किस डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट है। His conduct has caused immense fear in the mind of the applicant and his family members. All necessary details, including the photographs of the damage and witness statements, are annexed as annexure number so and so colli to this application. तो ये भी बता दिया कि जब अभियुक्त के ऐसे कंडक्ट के बाद उसने पूछा कि भाई ऐसा क्यों किया गया, अभियुक्त ने ऐसा क्यों किया, ऐसा आपराधिक कृत्य क्यों किया, ऐसा क्रिमिनल एक्ट अक्यूज ने क्यों किया, जब इन्फॉर्मेंट ने अक्यूज से पूछा तो उसने बताया कि भाई ये जो है, जो सिविल सूट परमानेंट इंजंक्शन के लिए पेंडिंग है, अगर वो उसको विड्रॉ नहीं करता है तो आगे भी ऐसा होगा। तो अगर ऐसे फैक्ट्स हैं जिनसे जो है एप्लीकेंट के बोनाफाइड्स और ज्यादा क्लियर होते हैं, तो उन फैक्ट्स का भी मेंशन किया जाना आवश्यक है। उसके बाद जो भी नेसेसरी डिटेल्स हैं, जो नेसेसरी एविडेंस हैं, यानी कि अगर कोई फोटोग्राफ है, कोई वीडियो है, अक्सर कई बार प्रेमाइसेस में जो है सीसीटीवी लगा रहता है, तो सीसीटीवी की अगर फुटेज है, अगर कोई फोटोग्राफ वगैरह है, तो वो सारे मेंशन करते हुए, अगर किसी का स्टेटमेंट है तो वो सब कुछ एनेक्स, मतलब वो सब कुछ जो है अटैच कर देना चाहिए एज एन एनेक्चर टू दिस एप्लीकेशन। अब इसी बात को अगर हम हिंदी में देखें तो हिंदी में जो हमने एप्लीकेशन अब तक देखा, आवेदन देखा, उसको कुछ आगे इस तरीके से कंटिन्यू किया जा सकता है कि उक्त दिनांक एवं समय पर, पिछले वाले पैराग्राफ में हमने जो है घटना की तिथि, घटना का समय और घटना का स्थान बताया था। अब हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो उक्त दिनांक एवं समय पर श्री अमुक ने, यानी कि आरोपी का नाम, उसका पेरेंटेज, उसका एज, उसका एड्रेस, और एड्रेस में उसके पता, उसका जो पता होगा उसमें थाने का नाम भी रहेगा, जनपद का भी नाम रहेगा और राज्य का भी नाम रहेगा। तो उक्त दिनांक एवं समय पर श्री अमुक ने आवेदक के निवास स्थान में बिना अनुमति के अवैध रूप से प्रवेश किया। अब ये देखिए, जो भी कीवर्ड्स है, ये ऐसा नहीं कि एक जनरल स्टेटमेंट है। हमने देखा, आप ये देखिए कि ही एंटर्ड द रेजिडेंशियल प्रेमाइसेस विदाउट हिज परमिशन, और अनलॉफुली एंटर किया। तो दीज आर ऑल कीवर्ड्स, और इन कीवर्ड्स का यूज किया जाना बहुत ही जरूरी है एक इफेक्टिव ड्राफ्ट करने के लिए, एक इफेक्टिव ड्राफ्ट बनाने के लिए। और यहीं पे एक एडवोकेट
की जो है का इंपॉर्टेंस यहीं पे जो है आप ये कहें कि यहीं पे एक एडवोकेट की जो स्किल है, ड्राफ्टिंग स्किल्स है, उन स्किल्स का यहीं पे उपयोग होता है। यहाँ पे भी इन परिस्थितियों में भी एडवोकेट की ड्राफ्टिंग स्किल्स का उपयोग होता है। तो इसी बात को अगर हिंदी में कहें तो उक्त दिनांक एवं समय पर श्री अमुक ने आवेदक के निवास स्थान में, यानी कि जगह जिस जगह पे हुआ, बिना अनुमति के, विदाउट हिज परमिशन, अवैध रूप से प्रवेश किया, अनलॉफुली एंटर किया। और उसने क्या किया, इस प्रकार प्रवेश करके आवासीय परिसर का मुख्य द्वार जबरन खोलकर, फोर्सिबली ओपन करके, उसमें रखे गमले, बगीचे की बेंच तथा मुख्य द्वार के शीशे सहित कई वस्तुओं को क्षतिग्रस्त कर दिया, तोड़फोड़ कर दिया, उन वस्तुओं को की तोड़फोड़ कर दिया। उसका उक्त व्यवहार आक्रामक एवं सुनियोजित था। तो इस प्रकार हम वो जो घटना हुई उसको हम ब्रीफली डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद अक्सर ऐसा होगा, जैसा कि मैंने इंग्लिश वाले ड्राफ्ट हमने अभी जो डिस्कस किया उस पार्ट में मैंने बताया कि जब ऐसी घटना होती है तो जाहिर सी बात है जो रेजिडेंशियल प्रेमाइस के पोजीशन में होता है वो पूछता है कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो। तो इसी प्रकार आवेदक ने भी आरोपी व्यक्ति से पूछा, तो उसने जब पूछताछ की कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, यह आपराधिक कृत्य क्यों किया जा रहा है, तो उसने यह सीधी धमकी दी कि यदि आवेदक उसके विरुद्ध इस स्थान पर स्थित न्यायालय, और वहां पे न्यायालय का पूरा विवरण होगा, किस न्यायालय में, किस जनपद में वो न्यायालय स्थित है, कौन सी कोर्ट है, सब कुछ मेंशन करते हुए यह सीधी धमकी दी कि यदि आवेदक उसके विरुद्ध इस स्थान में स्थित न्यायालय में लंबित स्थायी निषेधाज्ञा अर्थात परमानेंट इंजेक्शन संबंधित दीवानी वाद को वापस नहीं लेता तो वह पुनः ऐसी तोड़फोड़ करेगा। तो उसने आवेदक के साथ जो घटित हुआ, उसने जो व्यवहार किया पूछने पर, उसने उसको क्लियर कर दिया और इससे आवेदक जो एप्लीकेंट है उसकी बोनाफाइड्स भी शो होती हैं। उसके इस व्यवहार से आवेदक एवं उसके परिवार के सदस्यों के मन में अत्यधिक भय व्याप्त है। घटना से संबंधित सभी आवश्यक विवरण जैसे क्षतिग्रस्त हुई चीजों की तस्वीरें, गवाहों के बयान इस आवेदन के साथ संलग्न एक सामूहिक के रूप में संलग्न है। तो जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं हम उनको मेंशन कर देंगे, उनको एनेक्स करते एज एविडेंस हम एनेक्स करते हुए इस एप्लीकेशन के साथ लगा देंगे। जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो रेलेवेंट एविडेंस हैं, जो भी साक्ष्य हैं, सुसंगत साक्ष्य हैं, हम उनको जो है उनकी आप ये कहिए कि अगर कोई वीडियो फुटेज है या फिर अगर कोई फोटोग्राफ है तो हम उन सारे ही साक्ष्यों को इस आवेदन के साथ संलग्नक के रूप में संलग्न कर देंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम दोबारा अब इंग्लिश के ड्राफ्ट की तरफ चलते हैं। तो ये जो अक्यूज ने घटना कारित की है, आपराधिक कृत्य किया है, वो जो है वो किस प्रावधान के अंतर्गत दंडनीय है, अगर ये आवेदक को पता है तो ये मेंशन कर देना चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से ये वाला पोर्शन ड्राफ्ट किया जा सकता है कि द अफोरसेड कंडक्ट ऑफ मिस्टर सो एंड सो, जहां पे अक्यूज्ड का नाम रहेगा, अमाउंट्स टू द कमीशन ऑफ मल्टीपल ऑफेंसेस। भाई जितना उसको जानकारी है कि कौन कौन से ऑफेंसेस इंग्रेडिएंट्स फुलफिल हो रहे हैं तो उनको लिखेगा, और साथ ही साथ एक तरीके से कहें कि एक इंक्लूसिव स्टेटमेंट लिखना ज्यादा बेहतर होता है। हो सकता है पुलिस को और कोई धारा सुसंगत लगे, उसमें वो एफआईआर कर दे, ऐड कर दे, इन सेक्शंस के अतिरिक्त कोई और प्रोविजन ऐड कर दे। तो इसीलिए इस वाले पार्ट में जब हम सेक्शन साइड कर रहे हैं, कोई प्रोविजन साइड कर रहे हैं, तो इस प्रोविजन को इंक्लूसिव बनाना बहुत जरूरी है, एडवाइजेबल है, ये बेहतर है कि इस प्रोविजन को इंक्लूसिव बनाया जाए। तो इसीलिए इस प्रोविजन को कुछ ऐसे ड्राफ्ट किया जा सकता है इंक्लूसिव बनाते हुए कि द फोर्सेड कंडक्ट ऑफ मिस्टर सो एंड सो amounts to the commission of multiple offenses including the offenses of trespass, house trespass, mischief and criminal intimidation as defined and punishable under the provisions of भारतीय न्याय संहिता 2023। तो हमने बताया कि ये ऑफेंसेस तो बन ही रहे हैं और भी ऑफेंसेस बन रहे हैं, लेकिन तो इस तरीके से ये जो पार्ट है उसको हमने इंक्लूसिव बना दिया। अगर ये लगता है पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को कि और भी सुसंगत धाराएं हैं जो इस परिस्थिति में अप्लाई होती हैं, लागू होती हैं, तो उन धाराओं के अंतर्गत भी प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की जा सकती है। और उसके बाद हम प्रेयर कर देंगे
कि therefore it is most humbly requested then that an FIR may kindly be registered against the aforesaid Mr. so and so, यहाँ पे नेम accused का नाम रहेगा, under sections 324, 330, 351 and other relevant provisions of BNS as well as under any other law deemed necessary in the interest of justice. तो अगर आवश्यक है इन प्रावधानों में FIR रजिस्टर करने के साथ साथ अगर कोई और भी रिलेवेंट प्रोविजन हो जिसमें FIR रजिस्टर किया जाना नेसेसरी हो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, तो उन सारे ही प्रावधानों में FIR रजिस्टर कर दिया जाए, उन सारे ही प्रोविजंस में FIR रजिस्टर किया जाए। और उसके बाद ये कंक्लूड कुछ ऐसे किया जा सकता है कि द एप्लीकेंट शैल ऑलवेज बी अप्लाइज्ड फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस एंड डिस्चार्ज ऑफ लॉफुल ड्यूटी। और उसके बाद उसको कुछ ऐसे कंक्लूड किया जा सकता है कि योर्स फेथफुली, वहाँ पे नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट रहेगा, मोबाइल नंबर रहेगा, यहाँ पे डेट और प्लेस। तो इस तरीके से FIR जो है कंक्लूड किया जा सकता है। प्रेयर करते हुए इस तरीके से FIR कंक्लूड किया जा सकता है। आइए इस पार्ट को हम हिंदी में भी देख लेते हैं। तो हिंदी में हम इस तरीके से कुछ इस तरीके से कंटिन्यू कर सकते हैं कि श्री अमुक का उपर्युक्त आचरण, यानी कि अभियुक्त का नाम लिखते हुए कि श्री अमुक का उपर्युक्त आचरण विभिन्न अपराधों सहित, जैसा मैंने अभी इंग्लिश वाले पार्ट में बताया कि इस पार्ट को बेहतर है कि हम इंक्लूसिव बना दें, कि अगर पुलिस को लगता है कि और भी सुसंगत धाराएं हैं और भी सुसंगत प्रावधान है जिनके अंतर्गत अपराध सृजित हो रहे हैं, तो यह आवश्यक हो जाता है कि उन धाराओं में भी, उन प्रावधानों में भी प्राथमिकी पंजीकृत की जाए। तो इसलिए यह बेहतर है कि इस वाले पार्ट को हम इंक्लूसिव बना दें, समावेशी बना दें, समावेशी तौर पर इसकी ड्राफ्टिंग हो जाए। तो श्री अमुक का उपर्युक्त आचरण विभिन्न अपराधों सहित भारतीय न्याय संहिता 2023 में परिभाषित और दंडनीय गृह अतिचार, हाउस ट्रेसपास, रिश्ती, मिसचीफ और आपराधिक अभित्रास, क्रिमिनल इंटिमिडेशन के अपराध के अंतर्गत आता है। अतः सविनय प्रार्थना है कि श्री अमुक के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 324, 330, 351 एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत और साथ ही साथ न्याय हित में अन्य सुसंगत विधियों के अंतर्गत, तो अगर इन प्रोविजंस के अलावा, इन प्रावधानों के अलावा कोई और भी प्रावधान है, या तो इस भारतीय न्याय संहिता के अंदर या फिर किसी और भी विधि के अंतर्गत, तो उन सारे ही सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिकी पंजीकृत करने की कृपा की जाए। ऐसा जो है, ऐसी प्रार्थना कर दी जाएगी अंत में, कंक्लूडिंग पार्ट में। और उसके बाद अंतिम लाइन कुछ इस तरीके से लिखी जा सकती है, अंतिम प्रेयर के बाद कुछ इस तरीके से कंक्लूड किया जा सकता है कि आवेदक आपके इस कृपापूर्ण एवं विधि सम्मत कर्तव्य पालन हेतु सदा आभारी रहेगा। तो लॉफुल डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी के लिए वो जो है हमेशा ओब्लाइज्ड रहेगा। और इसके बाद आपका विश्वास भाजन ये लिखते हुए आवेदक का नाम और उसका हस्ताक्षर, उसका मोबाइल नंबर और उसके साथ ही साथ दिनांक और स्थान ये भी मेंशन किया जाएगा। तो इस तरीके से हम ये जो एप्लीकेशन है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR and which is required to be given to the officer in charge of a police station, तो हम उस एप्लीकेशन को, उस आवेदन को इस तरीके से इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में डिस्कस कर सकते हैं। इस तरीके से हम उस एप्लीकेशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में ड्राफ्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार मैं आज की इस क्लास को यहीं कंक्लूड करता हूं और आशा करता हूं कि ये ड्राफ्टिंग की जो ये क्लास थी वो आप सब लोगों को पिछली क्लासेस की तरह ही इन्फॉर्मेटिव और इंसाइटफुल लगी होगी। अगर आज की ये क्लास आप सब लोगों को पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।